स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी कैक्टस सिटी का खरीदार। ये अच्छा ही है कि नाक और गले को पकड़ने वाला ये बुखार और जुकाम टेक्सास के कैक्टस सिटी के स्वस्थ परिवेश में नहीं होते, क्योंकि वहां के कपड़ों के स्टोर नावारो एंड प्लेट पर छींटाकशी नहीं की जा सकती। कैक्टस सिटी के 20,000 लोग अपनी मनपसंद चीजों के लिए अपने चांदी के सिक्के खुलकर लुटाते हैं। इस अधकीमती धातु का एक बड़ा ढेर नावारो एंड प्लेट के पास चला जाता है। उनकी बड़ी पक्की इमारत में इतनी जगह है कि वहां 1 दर्जन भेड़ें चर सकती हैं। वहां से आप रैटल सांप के खाल की टाई, मोटर गाड़ी या $85 वाला बिल्कुल नए फैशन का लेडीज रेनकोट 20 अलग अलग शेड में खरीद सकते हैं। नावारो एंड प्लेट ने ही सबसे पहले कोलोराडो नदी के पश्चिम में पेनी के सिक्के चलाए थे। वे पहले फार्म हाउस के काम में इस्तेमाल हुआ करते थे और उनके दिमाग व्यापार में खूब चलते थे। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि मुफ्त की घास बीत जाने के बाद जरूरी नहीं था कि संसार का चक्र रुक ही जाए। नावारो एंड प्लेट का सीनियर पार्टनर नावारो था। वो 55 साल का, आधा स्पेनिश, कॉस्मोपोलिटन, काबिल और सभ्य था। हर वसंत वही माल खरीदने न्यूयॉर्क जाता था। इस साल वो इतना लंबा सफर करने से झिझक रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बूढ़ा हो रहा था और दोपहर आने से पहले वो कई बार अपनी घड़ी देख लेता था। जॉन, उसने अपने जूनियर पार्टनर से कहा, इस साल माल खरीदने तुम जाओगे? प्लेट थका हुआ दिख रहा था। मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क एकदम बेजान शहर है, लेकिन मैं जाऊंगा। उसने कहा, मैं रास्ते में रुककर कुछ दिन सैन अंतोन में घूम फिर सकता हूं और थोड़ी तफरीह कर सकता हूं। उसके 2 हफ्ते बाद एक व्यक्ति लोअर ब्रॉडले इलाके में स्थित चोंगो और सूट की थोक की दुकान जिम्बॉम्ब एंड सन में दाखिल हुआ। वो टेक्सास का पूरा सूट पहने था। काला फ्रॉक कोट, चौड़े किनारे वाला मुलायम हैट और 3-4 इंच ऊंची कॉलर और उस पर काली पिटे लोहे की टाई। बूढ़े जिम्बॉम्ब की आंखें बाज जैसी और याददाश्त हाथी की थी। उसका दिमाग बढ़ई के रूल की पहेली की तरह 3 बार में खुलता था। वो ध्रुवीय सफेद रीछ की तरह लुढ़कता हुआ सामने आया और प्लेट से हाथ मिलाया। और टेक्सास में नवारो साहब के क्या हाल हैं? उसने कहा, इस साल उनके लिए ये सफर लंबा हो गया, इसलिए उनकी जगह हम मिस्टर प्लेट का स्वागत करते हैं। बिल्कुल सही निशाना, प्लेट ने कहा। और मैं ये जानने के लिए पेकोस में 40 एकड़ असिंचित जमीन दे सकता हूं कि आपने ये कर कैसे लिया? मैं जानता था, जिम्बॉम्ब ने खीसे निपोरते हुए कहा। जैसे मैं ये जानता हूं कि इस साल एल पासो में 28.5 इंच यानी 15 इंच अधिक बारिश हुई, और ये भी जानता हूं कि नवारो एंड प्लेट सूखे साल के $10,000 के बजाय इस बसंत के मौसम में $15,000 के सूट खरीदेंगे। लेकिन ये सब तो कल होगा। पहले तो मेरे निजी दफ्तर में चलकर एक सिगार हो जाए, जिससे आपके मुंह से उन सिगारों का स्वाद जाता रहेगा जिन्हें आप रियो ग्रांड के उस पार से या ऐसी ही किसी और जगह से चोरी छिपे हासिल करते हैं, क्योंकि वे चोरी छिपे मिलते हैं। दोपहर बीत चुकी थी और दिन का काम समाप्त हो चुका था। जिम्बॉम्ब ने प्लेट को आधा सिगार पीते छोड़ा और अपने निजी दफ्तर से निकलकर अपने बेटे जिम्बॉम्ब एंड सन के पास आया। बेटा जाने की तैयारी में था और एक आईने के सामने अपनी हीरे की स्कार्फ पिन ठीक कर रहा था। जिम्बॉम्ब ने बेटे से कहा, बे, आज रात तुम्हें मिस्टर प्लेट को घुमाना फिराना होगा। ये हमारे 10 साल पुराने ग्राहक हैं। मिस्टर नवारो जब भी आते थे तो मैं उनके साथ खाली समय में शतरंज खेलता था। ये अच्छा है, लेकिन मिस्टर प्लेट जवान हैं और पहली बार न्यूयॉर्क आए हैं। उनका मन बहलाव होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, एबे ने अपनी पिन को कसते हुए कहा। मैं उन्हें ले जाऊंगा। जब तक वो होटल एस्टर में हेड वेटर और फ्लैटराइन को देखेंगे और ग्रामोफोन पर अंडर द ओल्ड एप्पल ट्री सुनेंगे, तब तक 10:30 बज जाएंगे और मिस्टर टेक्सास अपने कंबल में घुसने को तैयार हो जाएंगे। मुझे 11:30 बजे कहीं खाने पर जाना है, लेकिन वो उससे पहले मिसेस विंस्लो के हवाले होंगे। अगली सुबह 10 बजे प्लेट कारोबार के लिए तैयार होकर दुकान में पहुंचा। उसने अपने कोट के कॉलर पर हाथ सिंथ का एक गुच्छा लगाया हुआ था। जिम्बॉम्ब ने खुद उसकी आवभगत की। नावारो एंड प्लेट अच्छे ग्राहक थे और नगद में अपनी छूट लेनी कभी नहीं छोड़ते थे।
और हमारे इस छोटे से कस्बे के बारे में आपकी क्या राय बनी? अपनी मूर्खतापूर्ण मैनहटनी मुस्कान के साथ जिम्बॉम ने पूछा। मैं यहां रहना नहीं चाहूंगा, टेक्सास वासी ने कहा। कल आपका बेटा और मैं थोड़ा इधर उधर हो गए थे। आपके यहाँ का पानी अच्छा है, लेकिन कैक्टस सिटी में रोशनी का इंतजाम ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ ब्रॉडवे पर कुछ रोशनी है, आपको ऐसा नहीं लगता क्या मिस्टर प्लैट? और बहुत सी छायाएं भी, प्लैट ने कहा। आपके यहाँ के घोड़े मुझे सबसे अच्छे लगे। जब से मैं यहाँ आया हूं मुझे एक भी क्रोबेट के दर्शन नहीं हुए। जिम्बॉम उसे सूट के नमूने दिखाने ऊपर ले गया। मिस एशर से कहो कि यहाँ आए, उसने एक क्लर्क से कहा। मिस एशर आई और नवारो एंड प्लैट को पहली बार लगा कि रूमानियत और अलौकिक सौंदर्य की अद्भुत उजली आभा उस पर अवतरित हो रही है। वो कोलोराडो की घाटी के ऊपर किसी स्फटिक शिला सा वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी विस्फारित आंखें मिस एशर पर जम गईं। मिस एशर ने उसे इस तरह टकटकी लगाए देखा तो थोड़ा शर्मा गई, जो उसकी आदत के विपरीत था। जिम्बॉम एंड सन की अव्वल मॉडल थी मिस एशर। वो सुनहरे बालों वाली ऐसी बाला थी जिसे मध्यम कहा जाता है। उसकी नाप भी 38, 25, 42 के वांछित मानक से थोड़ी बेहतर ही थी। जिम्बॉम में उसे 2 साल हो गए थे और वो अपने काम को बखूबी समझती थी। उसकी निगाह में चमक थी, लेकिन ठंडक भी थी। अगर वो मशहूर बासिलिस्क अर्थात नागराज की आंखों से आंखें मिलाती तो उस दैत्य की आंख पहले झपकती। उसे खरीदारों की परख थी। अब मिस्टर प्लैट, जिम्बॉम ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लाइट शेड्स के इन प्रिंसेस गाउन को देखें। आपके यहाँ की आबो हवा में ये खूब चलेंगे। पहले ये मिस एशर। और वो बेहतरीन मॉडल बड़ी तेजी से एक से बढ़कर एक पोशाक पहनकर दिखाने लगी। वो एक पोशाक पहनकर दिखाती और फिर फुर्ती के साथ ड्रेसिंग रूम में जाकर उसे बदलकर दूसरी पहनाती। हर बार वो और भी गजब ढा रही थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदार के सामने खड़ी होती और वो अवाक अचल खड़ा उसे ताकता ही रह जाता, जबकि जिम्बॉम बड़े मीठे शब्दों में उस अंदाज का बखान करता जा रहा था। मॉडल के चेहरे पर उसकी मंद मंद निरपेक्ष पेशेवर मुस्कान थी, जैसे वो उकताहट या घृणा जैसे किसी भाव को छिपा रही हो। नुमाइश खत्म हुई तो प्लैट कुछ झिझकता सा दिखा। जिम्बॉम को थोड़ी चिंता हो गई कि उसका ग्राहक कहीं और माल देखने का विचार न कर ले, लेकिन प्लैट तो मन ही मन बस कैक्टस सिटी में सबसे अच्छी जगह के बारे में सोच रहा था और उनमें से एक ऐसी जगह चुनने की कोशिश कर रहा था जहां वो अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक घर बना सके, जो उस पल ड्रेसिंग रूम में लवेंडर और महीन रेशमी जाली का एक इवनिंग गाउन उतार रही थी। कोई जल्दी नहीं है मिस्टर प्लैट, जिम्बॉम ने कहा। आज रात है आपके पास सोचने के लिए। आपको इन दामों में ऐसा माल और कोई नहीं दे सकता। मुझे लग रहा है कि न्यूयॉर्क में आप बोर हो रहे हैं मिस्टर प्लैट। आपके जैसा नौजवान, सच है आपको लड़कियों का साथ नहीं मिल पा रहा है। क्या आप एक अच्छी जवान लड़की को आज रात खाने पर ले जाना पसंद करेंगे? ये मिस एशर बहुत अच्छी जवान लड़की है, ये आपको खुश रखेगी। लेकिन ये तो मुझे जानती तक नहीं, प्लैट ने चकित होते हुए कहा। वो तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या वो जाएगी? मैं उससे परिचित भी नहीं हूं। क्या वो जाएगी? जिम्बॉम ने भौहें ऊंची करके दोहराया। अरे बिल्कुल जाएगी वो, मैं आपका परिचय कराता हूं। उसने मिस एशर को ऊंची आवाज में बुलाया। वो आई तो अपनी सफेद कुर्ती और सादी काली कमीज में थी। वो शांत थी और उसमें थोड़ा घृणा का स्वभाव था। मिस्टर प्लैट आज रात तुम्हें खाने पर ले जाना चाहेंगे, जिम्बॉम ने चलते चलते कहा। क्यों नहीं? मिस एशर ने छत को ताकते हुए कहा। मुझे बहुत खुशी होगी। 911 पश्चिमी 20वीं गली। किस समय? यही कोई 7 बजे। ठीक है, लेकिन मेहरबानी करके समय से पहले ना आए। मैं एक स्कूल टीचर के साथ एक कमरे में रहती हूँ और वो किसी आदमी को कमरे में आने की इजाजत नहीं देती। वहां कोई बैठक भी नहीं है, इसलिए आपको हॉल में इंतजार करना होगा। मैं तैयार रहूंगी। 7:30 बजे प्लैट और मिस एशर दोनों ब्रॉडवे के एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो काले रंग की एक सादी झीनी पोशाक पहने थी। प्लैट को नहीं पता था कि ये उसके रोज के काम का हिस्सा था। एक अच्छे वेटर की संकोच भरी मदद से प्लैट ने बढ़िया खाने का ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसमें वो सब शामिल नहीं था जो अमूमन ब्रॉडवे में खाने से पहले लिया जाता है। मिस एशर ने उस पर एक मोहक मुस्कान बिखेरी। क्या मैं पीने को कुछ नहीं ले सकती? उसने पूछा। क्यों नहीं, बिल्कुल, प्लैट ने कहा, जो तुम चाहो। एक ड्राई मार्टिनी, मिस एशर ने वेटर से कहा।
वेटर ने मार्टिनी लाकर मिस एशर के आगे रखी तो प्लैट ने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। ये क्या है? उसने पूछा। कॉकटेल, और क्या? एशर बोली। मैं सोच रहा था कि तुमने किसी चाय का ऑर्डर दिया है। ये तो शराब है, तुम ये नहीं पी सकती। तुम्हारा पहला नाम क्या है? मेरे नजदीकी दोस्त मुझे हेलन कहते हैं, मिस एशर ने बहुत ही ठंडे अंदाज में कहा। सुनो हेलन, प्लैट ने मेज पर आगे झुकते हुए कहा, कई बरसों से जब खेतों में वसंत के फूल खिलते थे तो मैं किसी के बारे में सोचा करता था जिसे न तो मैंने कभी देखा था और न ही जिसके बारे में कभी सुना था। कल तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि वो तुम थी। मैं कल घर वापस जा रहा हूं और तुम मेरे साथ चलोगी। मुझे ये पता है क्योंकि जब तुमने पहली बार मुझे देखा तभी मैंने तुम्हारी आंखों में इसे देख लिया था। एतराज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें लाइन पर आना ही होगा। रास्ते में मैंने तुम्हारे लिए ये छोटी सी भेंट चुनी थी। ये कहते हुए प्लैट ने 2 कैरेट की हीरे की एक अंगूठी मेज पर सरका दी। मिस एशर ने अपने कांटे से उस अंगूठी को वापस प्लैट की तरफ सरका दिया। हद से बाहर मत जाइए, हेलेन ने सख्त लहजे में कहा। मैं $1,00,000 का मालिक हूं। प्लैट बोला, मैं तुम्हारे लिए पश्चिमी टेक्सास में सबसे बढ़िया घर बनवाऊंगा। आपके पास अगर 10 करोड़ भी हो तो भी आप मुझे खरीद नहीं सकते खरीदार महोदय, मिस एशर ने कहा। मैं नहीं सोचती थी कि मुझे आपको इस तरह लताड़ना पड़ेगा। पहली बार में तो आप मुझे दूसरों की तरह नहीं दिखे थे, लेकिन देखती हूं कि आप सब एक जैसे ही हैं। सब कौन? प्लैट ने पूछा। आप सब खरीदार। आप सोचते हैं कि हम लड़कियों को आपके साथ खाने पर जाना पड़ता है, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए तो आप लोगों के मन में जो भी आता है बोल देते हैं। अब भूल जाइए। मैं तो सोचती थी कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि मैं गलत थी। प्लैट को अचानक जैसे सब कुछ समझ में आ गया और उसने संतुष्टि के भाव में मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाई। मिल गया मुझे, खुशी में बोल पड़ा प्लैट। निकोलसन वाली जगह उत्तर की तरफ, वहां बलूतों का एक बड़ा कुंज है और एक झील भी है। वहां पुराने मकान को तोड़कर थोड़ा और पीछे को नया मकान बनाया जा सकता है। बंद कीजिए अपना पाइप, मिस एशर ने कहा। मुझे अफसोस है कि मैं आपको जगा रही हूं, लेकिन आप लोगों को अब हमेशा हमेशा के लिए अक्ल आ जानी चाहिए कि आपकी जगह कहां है। मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं आपके साथ खाने पर जाऊं और आपको खुश रखूं ताकि आप बूढ़े जीजी का माल खरीदें, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करें कि मैं आपके खरीदे किसी मकान में जाऊंगी। क्या तुम मुझसे ये कहना चाहती हो कि तुम इस तरह ग्राहकों के साथ जाती हो? प्लैट बोला। और वे सब तुमसे इसी तरह बातें करते हैं जैसे मैंने की हैं? सब नाटक करते हैं, मिस एशर ने कहा, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आपने एक मामले में उन सबको मात दे दी। वे तो अमूमन हीरो की बातें ही करते हैं, मगर आप तो सचमुच हीरा लेकर आ गए। तुम कब से काम कर रही हो हेलन? तो मेरा नाम अच्छी तरह याद कर लिया है, क्यों, है ना? मैं 8 साल से अपने आप को पाल रही हूं। पहले मैं कैश देखती थी, फिर मैंने पैकिंग का काम किया और फिर मैं सेल्स गर्ल रही, और फिर जब मैं बड़ी हो गई तो सूट मॉडल बन गई। मिस्टर टेक्सास वाले, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी शराब होने से यह खाना थोड़ा कम नीरस हो जाता? अब से तुम बिल्कुल शराब नहीं पियोगी जाने मन। ये सोचना ही भयंकर लगता है कि कैसे। मैं कल दुकान पर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे जाने से पहले तुम एक मोटर गाड़ी पसंद कर लो। यहां से हमें बस यही खरीदना होगा। ओह, बंद भी कीजिए ये सब। आपको पता नहीं कि कितनी उकता चुकी हूं ये सब सुन सुनकर मैं। खाने के बाद वे ब्रॉडवे से टहलते हुए डायना के छोटे से पेड़दार पार्क पर आए। प्लैट की नजर फौरन पेड़ों पर गई और उसे उनके बीच से चक्कर खाती पगडंडी पर घूमना ही था। रोशनी मॉडल की दोनों आंखों के उजले आंसुओं पर चमक उठी। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लैट बोला। बात क्या है? आप रहने दें, मिस एशर ने कहा। देखिए, इसकी वजह यह है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तो नहीं सोचा था कि आप ऐसे होंगे, मगर आप सब एक जैसे हैं। अब आप मुझे घर पहुंचाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? प्लैट ने उसे उसके हॉस्टल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। 1 मिनट के लिए दोनों गलियारे में खड़े रहे। मिस एशर ने प्लैट को ऐसी नफरत भरी निगाह से देखा कि उसका बलूत का दिल भी कांपने लगा। उसका हाथ मिस एशर की कमर पर आधा ही कसा था कि तभी मिस एशर ने उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा जड़ा। प्लैट पीछे हटा तो कहीं से एक अंगूठी गिरी और टाइलदार फर्श पर उछलती चली गई। प्लैट ने टटोल कर उसे ढूंढ लिया। अब अपना बेकार सा ये हीरा लीजिए और यहां से चले जाइए खरीदार जी, मिस एशर ने कहा। यह दूसरी वाली थी, शादी वाली अंगूठी। अपनी हथेली पर चिकनी सुनहरी पट्टी को पकड़े हुए उस टेक्सास वासी ने कहा। उस नीम अंधेरे में मिस एशर ने उसे देखा। उस मॉडल की आंखों में उस पल तेज चमक थी। तो आपका ये मतलब था? क्या आप?
तभी मकान के अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। गुड नाइट, प्लैट ने कहा, कल दुकान पर तुमसे मिलूंगा। मिस एशर दौड़कर अपने कमरे में पहुंची और उसने स्कूल टीचर को इस तरह झंझोड़ दिया कि वो बिस्तर में उठकर बैठ गई और चिल्लाने ही वाली थी। आग कहाँ है? वो चिल्लाई। यही तो मैं जानना चाहती हूं, उस मॉडल ने कहा। तुमने तो भूगोल पढ़ा है एम्मा, और तुम्हें पता होना चाहिए। ये शहर कहां पर है? कैरकस सिटी? मैं सोचती हूं यही तो नाम था उसका। तो तुमने इसके लिए मुझे उठाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्कूल टीचर ने कहा। कैरकस तो वेनेजुएला में है। सच? कैसा है वो? कैसा है क्या? अरे वहां तो ज्यादातर भूकंप, हबशी बंदर तथा मलेरिया के बुखार और ज्वालामुखी ही होते हैं। जो भी हो, मिस एशर ने खुश होते हुए कहा, मैं कल वहां जा रही हूं।